क्लास 10। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जो चैप्टर है वो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, इस क्लास में भी पढ़ना है हमें। क्लास 9th में हमने ट्रायंगल में जो पढ़ा था वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उनके कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि जिससे कोई दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब क्लास 10th में हमें कॉन्ग्रुएंसी के अलावा, कॉन्ग्रुएंसी हमें नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास में हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, थियरम्स हैं वो पढ़ने हैं और रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स से। सिमिलैरिटी, कोई भी दो फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो या ना हो, कोई भी फिगर, वो दोनों सिमिलर तभी कहे जाते हैं जब दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया ये एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल ये है। PQR। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल बना लिया, एक ABC दूसरा PQR। और अगर हम ये कहें कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR और ये इक्वल है AC अपॉन PR के। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ये दो क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था क्लास 9th में, वो क्या था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल होना पड़ता है। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी माना जाता है जब दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए और दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। जबकि सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो सारे के सारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारे, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया, सपोज ये 2 है, ये सपोज 3 है, ये सपोज 4 है, ये सपोज 2 सेंटीमीटर का लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। और अगर हम ये बोल दें कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, अगर कोई हमें ऐसे दिया है, तो ट्रायंगल हमें ऐसे दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो फिर हम कहेंगे वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक, तो अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालें तो भाई देखो
3 सेंटीमीटर का है जबकि ये 6 सेंटीमीटर का हमने लिखा है, तो 3/6 का मतलब भी 1/2, और फिर ये 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो 4/8, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो हमारे सिमिलर बोले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी का एक नोटेशन पढ़ा था, क्या होता था भाई? कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन, ये किसका नोटेशन होता था? कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। लेकिन जो सिमिलर है, सिमिलर के लिए सिर्फ ये वाला जो ऊपर में जो ये साइन बना हुआ है बस वही साइन होता है, ये जो नीचे इक्वल का साइन बना है वो नहीं होता है, क्योंकि सिमिलैरिटी में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो। इक्वल हो भी सकता है, नहीं तो अगर इक्वल हो जाएगा तो सिमिलर होगा ही, और वो सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी होगा, इसलिए उसका साइन ऐसा है, सिमिलर के साथ साथ इक्वल, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट बनता है। अगर हम इस सिमिलर में इक्वल को हटा दें, ये जो इक्वल साइन बना हुआ है, इस इक्वल साइन को अगर हम हटा दें तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा भाई? सिमिलर बचेगा। वो दोनों का करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, तो फिर इसको सिमिलर फिगर का नोटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं और उनका नोटेशन क्या होता है? ठीक है, तो अब हमें जो इसके आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक। और बीपीटी को ही, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो है थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन दोनों का जो यूज है वो हमें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको हम सबसे पहले प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोलते हैं, ठीक। और इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है भाई कि इफ a line parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle intersect the other two sides, in two distinct points then it divides the sides
divides the sides in equal ratio. ठीक है, if a line parallel to one side of a triangle intersects the other two sides in two distinct points, then it divides the sides in equal ratio. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया. अब चलो इसको हम समझते हैं कि है क्या, ये क्या क्या रहा है. तो देखो इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल का नाम ABC है. ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचे जो कि सपोज ये जो लाइन BC है इसके पैरेलल है. एक लाइन अगर हम खींचे सपोज, मान लिया ये D है, ये पॉइंट E है, और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो ये जो DE लाइन है, मानते हैं कि ये DE हमारा पैरेलल है BC के. यही कह रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, तो यही हमारा लाइन DE है जो कि पैरेलल है BC के, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स. ये जो DE लाइन है वो इस ट्रायंगल ABC के अदर टू साइड्स को, यानी कि AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि D पे और E पे. तो ये जो लाइन DE है वो इस AB और AC जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. यानी कि इक्वल रेशियो का मतलब है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये हमने छोड़ दिया है कि पैरेलल साइड्स वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल नहीं भाई. If a line parallel to one side of a triangle intersects the other two sides in two distinct points, then it divides the sides in equal ratio. हाँ ठीक है, ठीक है ना. तो AD by DB is equal to AE by EC. ये हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है. ठीक, कोई भी ट्रायंगल ABC है और अगर हम उस AB और AC दो साइड्स से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि वो जो लाइन है वो इस थर्ड लाइन BC के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है वो इन AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है. AD by DB is equal to AE by EC. ठीक है, अब देखो इसका जो प्रूफ है थेल्स थ्योरम, इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीजों की हेल्प लेंगे. वो कौन कौन सी चीजें होंगी तो हम पहले ही बता दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि प्रूफ के बीच में करेंगे तो हो सकता है कि समझ में ना आए, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं. तो उन चीजों को पहले देख लो. देखो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है ABC, तो हमें थेल्स थ्योरम में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ठीक, तो अगर हम किसी ट्रायंगल ABC में सपोज अगर हमने इस BC को बेस मानते हैं अगर हम, तो हाइट कैसे मेजर करते हैं, जो बेस है उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारा उस ट्रायंगल का हाइट होता है. ठीक है ना.
करें, सपोज ये मेरा डी है, तो ये जो एडी होगा वो मेरा इस ट्रायंगल एबीसी का हाइट होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस तो हमारा क्या है मान रहे हैं बीसी, ठीक है, इंटू हाइट क्या होगा एडी। अब इसी ट्रायंगल में जैसे हमें बीसी को बेस माना है तो हमारा एडी हाइट हो गया है। इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल में बीसी को बेस ना माने, बीसी को बेस ना मान के अगर हम इस एसी को बेस मान लें तो हमारा हाइट क्या होगा भाई, अगर हम इस एसी को बेस मानते हैं तो एसी के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा हाइट होगा। अगर हम इस बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा ई है, तो ये जो बी ई होगा ये हमारा हाइट माना जाएगा। तो अगर हम इस एसी को बेस मानते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस यानी कि एसी इंटू हाइट यानी कि बीई। क्लियर? अब इसके बाद सिमिलरली अगर हम एसी को भी बेस ना माने, अब सपोज हम एबी को बेस मान लेते हैं, अगर हम एबी को बेस मानेंगे तो हमारा हाइट कैसे मिलेगा हमें, इस बेस के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है यानी कि सी से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज ये एफ है, तो ये जो सी एफ होगा वो हमारा हाइट होगा इस ट्रायंगल एबीसी का, अगर हमने एबी को बेस माना है तो। ठीक है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा एबी और हाइट हो जाएगा सी एफ। ठीक है, तो अब ये चीज हमने बता दिया कि किसी ट्रायंगल में बेस के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइट है वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने ट्रायंगल तो ऐसा बनाया है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया है, अगर हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल सपोज ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसको सपोज हमने नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो अब अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हाफ बेस इनटू हाइट ही होता है। अब ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में इस टाइप के ट्रायंगल के एरिया निकालने की बात आएगी। ठीक है, और इस टाइप के ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हम इस क्यू आर को बेस मानते हैं, अगर हम इस क्यू आर को बेस मानते हैं तो हाइट कैसे मिलेगा भाई, हमने तो बताया कि क्यू आर से ऑपोजिट में जो पी है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर हमारा हाइट होता है। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो तो इस क्यू आर पे आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम क्यू आर के बीच में कोई पॉइंट जाएंगे तो वो तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगा अलग देन 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, जब कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो ये जो बेस है, बेस को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, बेस को एक्सटेंड कर देते हैं और जो बेस तुमने माना है, जैसे क्यू आर को माना है, तो क्यू आर के ऑपोजिट वर्टेक्स यानी पी से हम जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज ये हमारा एस हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ बेस हमारा क्यू आर ही होगा और यहाँ पे जो हाइट है वो हमारा ये हो जाएगा यानी कि पी एस। ठीक,
किसी भी ऑब्टूज ट्रायंगल का हमको जब इसमें हम एरिया की बात करेंगे तो हम इस तरह से एक्सटेंड करके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसी वर्टेक्स को ही हम हाइट मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, और एक चीज का हम और इस्तेमाल करेंगे इसके थ्योरम में, वो है क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था हमने कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। वैसे ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, अगर हम सपोज एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया, इसका बेस ये मान के और सेम बेस पे हम एक और ट्रायंगल बना दें, सपोज ये, ठीक है, ये सपोज ABC है और ये सपोज P है, तो ABC एक ट्रायंगल है और ABC दूसरा ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों सेम बेस AC पे हैं और दोनों जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ऐसे केसेस में जो दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल इस प्रूफ में होना है। क्लियर? अब हम इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लिया ये DE है, तो ये जो DE वो पैरेलल है BC के, ये हमें दिया हुआ है, गिवन क्या गया है भाई कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, B से E को मिलाना है, D से E को मिलाना है, फिर D से C को मिलाना है। ठीक, अब ये जो पॉइंट D है, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर है, मान लिया इसका कुछ नाम M है, और इसी तरह ये जो पॉइंट E है, यहां से भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सपोज मेरा नाम N हो गया। क्लियर? अब अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले चूंकि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल BDE है और ये जो ट्रायंगल CDE है, BDE और CDE, ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस DE पे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो DE है और ये दोनों, इन दोनों DE और BC इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। इसका मतलब ये जो BDE का एरिया होगा वो इसके बराबर होगा भाई, CDE के एरिया के बराबर होगा। अभी पिछला थ्योरम जो हमने अभी बताया उससे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे प्रूफ में
join BE and CD, join BE and CD, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर DM, ठीक है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो हम DM हमने ड्रॉ किया है AE के परपेंडिकुलर, DM परपेंडिकुलर टू AE एंड EN परपेंडिकुलर टू, EN किससे परपेंडिकुलर है भाई, AD के, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर अब देखो भाई, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को दो बार निकालेंगे और दो अलग अलग बेस के करस्पॉन्ड। एक बार ADE का एरिया हम निकालेंगे AD को बेस मानते हुए, और दूसरी बार इसी ट्रायंगल ADE का ही एरिया निकालेंगे AE को बेस मानते हुए, ठीक है। तो चाहे तो किसी को भी बेस मानो, क्योंकि वो सेम ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर हम AD को बेस मानते हैं तो हमारा जो AD के करस्पॉन्डिंग जो हमारा हाइट होगा वो क्या होगा, EN होगा। AD के करस्पॉन्डिंग एरिया, AD के करस्पॉन्डिंग EN जो है हमारा हाइट होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ ADE हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा होगा AD इंटू हाइट होगा EN, क्लियर। और इसी ट्रायंगल ADE का अगर हम दोबारा एरिया निकालें, और इस बार अगर हम बेस मान लें इस AE को, अगर हम इस बेस को बेस मान लें AE को, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, यानी कि AE हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है, इंटू DM, क्लियर। तो ADE का एरिया हम दोनों तो ऐसे निकाल लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें ये जो BDE का एरिया है, BDE का एरिया, इससे क्या होगा, BDE का एरिया अब अगर हम एरिया ऑफ BDE की बात करें तो BDE में अगर हम इस BD को बेस माने, अगर हम एरिया ऑफ ये जो BDE ट्रायंगल है इसमें अगर हम इस BD को बेस मानते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट। अब देखो भाई, ये जो BDE है ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। BDE जो है वो हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें बताया था कि इस BD को आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ा हुआ है, तो ये जो पॉइंट E से हमने जो यहाँ पे परपेंडिकुलर EN डाला है वही परपेंडिकुलर जो होगा हमारा नाम, यानी कि जो हाइट EN है वही हमारा इस BDE ट्रायंगल का भी हाइट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे BDE का जो एरिया होगा उसका एरिया में भी हम क्या लिखेंगे भाई, उसके हाइट में हम EN लिखेंगे, ठीक है, हाफ इंटू BD इंटू EN। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये वाला जो ट्रायंगल है CDE में अगर CDE के एरिया की बात करें, अगर हम
CE को अगर हम बेस मानते हैं तो क्या होगा, देखो भाई कि हाइट हमारा क्या होगा भाई इस ट्रायंगल का CDE का। तो अगर हम CE को बेस मानते हैं तो इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये जो DM होगा वो हमारा हाइट होगा, क्योंकि CE के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो D है और D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो DM है वो हमारा हाइट होगा। तो हाफ इंटू CE इंटू DM। क्लियर? अब ध्यान देना, इन सबको इक्वेशन कुछ बना लेते हैं, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 में जो इक्वेशन 1 और 3 में अगर हम देखें, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा भाई, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE सॉरी ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to half into AD into EN upon half BD into EN, half BD into EN। ठीक है, तो यहां से देखो भाई हाफ से ये हाफ कैंसिल होगा, EN से ये EN कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, AD बाई BD। क्लियर? अब इसी तरह जैसे हमने इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड किया है उसी तरह हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। ठीक है, तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल होगा, DM से ये DM कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा AE अपॉन CE। क्लियर? तो दो रेशियो में निकाल लिया, इक्वेशन 1 और 3 का, इक्वेशन 2 और 4 का। अब ध्यान देना कि इक्वेशन 1 ये जो हमने रेशियो किया है, फर्स्ट वाला रेशियो और ये जो सेकंड वाला रेशियो है, ये दोनों सेम ही है। अब क्यों ये सेम है भाई, क्योंकि देखो इसमें पहले वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, जबकि दूसरे वाले में देखो न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में CDE दिया हुआ है। जबकि हमने पहले प्रूफ में पहले ही बताया था कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है उसका वो जो उसका एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के इक्वल है। क्यों इक्वल था भाई, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस DE पे हैं। ठीक है, सेम बेस DE पे हैं और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE और BC हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ये दोनों हमारे इक्वल एरियाज होंगे। ठीक है, और जब ये इक्वल एरियाज होंगे तो ये जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE लिखा हुआ है इसकी जगह में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इसको लिख सकते हैं तो फिर ये वाला जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा। CDE की जगह हम BDE कर दें, BDE इज इक्वल टू AE by CE, AE by CE। ठीक है, और पहला वाला क्या है, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। ठीक है, AD बाई BD बोलो या AD बाई DB बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर AD बाई DB इज इक्वल टू AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई CE। ठीक है, इसके कॉर्नर में हम एक बार फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये फिगर है और इससे करस्पॉन्डिंग ये पूरा प्रूफ है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आगे की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट दिया है, उसको करना है और फिर नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसको सॉल्व करना है। ठीक है।